Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varyani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं CDSL के ऊपर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के ऊपर। काफी ज्यादा हाईलाइटेड स्टॉक है। क्यों हाईलाइटेड है आपको ऑलरेडी पता है, करता क्या है ये भी आपको पता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इसके टेक्निकल, इसके फंडामेंटल, इसका जो पीयर है NSDL उस पर डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बिजनेस मॉडल पर। तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं CDSL के ऊपर। अगर पिछले 5 दिन की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले एक दिन में मुझे यहाँ पर 2% की गिरावट, यानी आज का चार्ट है तो 2% की गिरावट मुझे आज के दिन में देखने को मिली है। लेकिन एक महीने में मुझे यहाँ पर 8.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब जानते हैं डिटेल में एग्जैक्टली इसके फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पर, और एंड में मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है मैं स्क्रीनर का यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ मुझे एक रिलायबल सोर्स की जरूरत होती है, न्यूज को आपको इग्नोर करना होता है। अगर CDSL के मार्केट कैप की मैं बात करूं तो लगभग 25,000 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1198, अपन को पता है बुक वैल्यू है 73। अब बुक वैल्यू टू करंट प्राइस के रेशो पर मैं क्या ही बोलूं। डिविडेंड यील्ड 0.79% है, फेस वैल्यू 10 है, ROE 31%, ROC 40%, दोनों ही बहुत ही शानदार है। स्टॉक का पी 45 है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, इस पर अपन डिटेल में बाद में आएंगे। अब चलते हैं सीधा इसके प्रोज और कॉन्स पर। तो प्रोज पर मुझे पता है डेट नहीं है कंपनी के पास, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है, कैगर कंपनी की बढ़िया है, ROE बढ़िया है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, और कंपनी की सेल ग्रोथ भी ठीक ठाक है। लेकिन कॉन में क्या प्रॉब्लम है? बुक वैल्यू। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.54 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग, यानी वो लोग जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था वो लोग इस कंपनी को छोड़ चुके हैं, और मात्र 15% लोग ही इसमें रुके हुए हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा वो डिक्रीज भी हो रही है, देखिए कम तो है ही है, डिक्रीज भी हो रही है। पीयर की मैं बात करूं तो ऑल्दो डायरेक्ट जो पीयर है NSDL वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट नहीं है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली मैं बात करें, जो BSC हो गया, MSC हो गया, आप CDSL तो खुद ही है, कैम सिक्योरिटी, केफिन और IEX, अगर मैं इनकी बात करूं तो BSC का अगर मैं PE की बात करूं तो 79 है, MSC का 52 है, CDSL 45, कैम्स 42, केफिन 55। तो यानी ऑलरेडी जितने भी मार्केट में इसके पीयर हैं, जो सिमिलर पीयर है, उसका अगर आप पीई की बात करें तो लगभग सेम ही है। तो इस हिसाब से मैं पीई की अगर मैं बात करूं तो एक कंपनी का ठीक ठाक ही पी है, ऑल द बुक वैल्यू थोड़ा पेन पॉइंट है यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो मार्च के नंबर अभी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेल्स में मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट में मुझे यहाँ पर 225 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2024 में, जो घट कर हो गया 168 करोड़ का। अगर प्रॉफिट की मैं एक्चुअल वैल्यू टर्म में बात करूं तो आपको यहाँ पर बढ़ोतरी हर बार हर क्वार्टर में देखने को मिलेगी। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए ये कमाता कैसे है, आपके जो ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं, या फिर आप अपने शेयर इनके पास रखवाते हैं तो उसके बदले में आपसे कुछ पैसे लेता है। आज वो 20 रुपए लेता है, कल 22 रुपए लेगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का नंबर आ ही जाता है। इसके कारण एब्सोल्यूट जो नंबर होते हैं उसमें यहाँ पर आपको हमेशा बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो परसेंटेज टर्म होता है, नेट प्रॉफिट, आपको हमेशा परसेंटेज में देखना चाहिए। अब आप देखेंगे सितंबर में 28% था, जो गिर के 23% हो गया। लेकिन इससे पहले के जो 2 क्वार्टर थे, जून और मार्च, दोनों में ही मुझे यहाँ पर 23% देखने को मिला है। तो लगभग सेम सा ही रेशो कंपनी मेंटेन करके बैठी है। अब कंपनी, देखिए इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा सुधार आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट तेजी से नीचे गिरा है। इसके कारण से इन्वेस्टर का थोड़ा विश्वास गिरा है, लोगों की ट्रेडिंग कम हुई है, टर्नओवर कम हुआ है, उसके कारण इस कंपनी को भी यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रॉफिट में बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नंबर में नुकसान में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर ईयरली में बात करूँ तो यहाँ पर पिछले साल 555, 2023 में 555 था, और 2024 में ही 812। तो यहाँ पर मुझे सेल्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है? क्योंकि आपको पता है 2023-24 में मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा था, नए नए लोग इसमें जुड़ रहे थे, टर्नओवर बढ़ रहा था। इसके कारण से यहाँ पर इसने अच्छा परफॉर्मेंस दी है।
बाय द वे, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट जेन्यून है, देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर एट 1199 सब्सक्राइबर एंड वी रियली रियली नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम, बिकॉज यहाँ पर ना केवल हम सेंसेक्स की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्रिप्टो की भी। क्रिप्टो में हम आपको एग्जैक्ट की लेवल्स बता देते हैं, जिस लेवल पर आपको शॉर्ट कर सकते हैं, जिस लेवल पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लगभग लगभग 100% का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है एक महीने के अंदर। जी हाँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 100% का आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह है क्रिप्टो। ये यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की बात नहीं कर रही, क्योंकि वहां ऑलरेडी हमें पता है 1 से 2% जेन्यू रिटर्न होता है, पर क्रिप्टो में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग केवल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं कॉइन कैलकुलेटर की बात करूं, जहां पर हमने हमारा सेटअप दे रखा है, वो केवल कुछ दिनों के लिए फ्री है, उसके बाद आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कीजिए आप इस वेबसाइट पर जल्द से जल्द आ जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो चलिए वापस चलते हैं। अब सीडीएसएल के मैं डायरेक्ट चार्ट पर चलता हूँ। चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ से मुझे लोअर लो फ्रेम होता हुआ देखने को मिला है, ज्यादा कुछ है नहीं चार्ट में। यहाँ पर मुझे सीधा लोअर लो देखने को मिला है। और अब आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि जब भी कोई चार्ट लोअर लो बना रहा होता है तो कब कब वो रुकता है, क्योंकि ये चीज मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। अगर चार्ट आप सपोज कीजिए यहाँ से लोअर लो बना रहा है, फिर ये रेंज पकड़ेगा, फिर यहाँ से हायर हाई बनाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू करेगा लोअर लो में। तो ये जो रेंज होती है, ये रेंज कौन डिसाइड करता है? ये रेंज डिसाइड होती है पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कहाँ सपोर्ट लिया था, पास्ट में कहाँ रजिस्ट लिया था। अब फॉर एग्जाम्पल जब ये स्टॉक ऊपर जाने स्टार्ट करेगा, देखिए अभी तो आप देखकर बोल देंगे कि मैं पीछे वाला देखूंगा, उसके बेस पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूं कि जब ये स्टॉक वापस से ऊपर आएगा तो इस लेवल पर ये एक रेंज में अटक जाएगा। बस इतना ही करना होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो आपको इस स्टॉक में तब तक बने रहना है जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें ट्रेडर हैं तो आपको इसमें तब एंट्री लेनी होती है जब यहाँ पर ये या तो हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दे या फिर लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दे। इन दो ही केस में आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी होती है। कभी भी जब भी स्टॉक रेंज में होता है तब आप एंट्री मत लीजिएगा बीइंग अ ट्रेडर। बीइंग अ इन्वेस्टर है तो फिर आपका जो हॉराइजन होता है वो अलग होता है, वो डिपेंड करता है आपके कई कई सारे फैक्टर पर कि से फॉर एग्जांपल आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका रिस्क एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका टाइम हॉराइजन क्या है, आपका टैक्स का क्या है, आपकी कोई यूनिक कंसिडरेशन है कि नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके बेस पर आपका एक आईपीएस बन के तैयार होता है, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री लेते हैं। पर अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर में आपको एंट्री लेनी होती है लोअर लो या फिर हायर हाई के बेस पर आपको इसमें एंट्री लेनी पड़ती है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके पेयर की, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट शो यू, ये स्टॉक लगभग लगभग 186, 107, 110 के नंबर याद आ रहा है, उस भाव के आसपास ये स्टॉक ओपन हुआ था जब लिस्ट हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं देखूँ तो स्टॉक ने, लेट मी जस्ट शो यू, अगर मैं यहाँ पर मैक्स चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर लगभग 815% का रिटर्न देखने को मिला है। देखिए जल्दी हमें यहाँ पर एनएसडीएल का आईपीओ भी देखने को मिल सकता है, तो क्या उसमें भी मुझे इतनी ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ओपनिंग के बाद, या वो कहाँ ओपन होगा, तो वो जान लेते हैं एक बार इसका अनलिस्टेड का शेयर। अगर मैं देखूं एनएसडीएल का, अगर आप अनलिस्टेड शेयर की बात करेंगे तो इसकी भी ओपनिंग यहाँ 2021 में 360 के भाव पर था, जो राइट नाउ चल रहा है 1145 पर। यानी कि जिस स्पीड से सीडीएसएल चल रहा है उसी स्पीड से एनएसडीएल भी मुझे यहाँ पर देखता हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एनएसडीएल के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल है 9 और क्वार्टर एंडेड के और लास्ट ईयर के, आपको ये वाला कॉलम रेफर करना है। अब यहाँ देखेंगे तो मेरी जो इनकम है यहाँ पर 36,255 इन लैक्स है, तो ये लगभग 362 करोड़ हो गया। 362 करोड़ की रेवेन्यू मुझे, या 391 करोड़ की रेवेन्यू देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर में। वहीं अगर मैं सीडीएसएल में क्वार्टरली रिजल्ट में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 278 करोड़ की सेल देखने को मिली है। तो एनएसडीएल ने यहाँ पर अच्छा काम करा है। इससे पुराना क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 385 करोड़ की, यहाँ 322 करोड़ की, इससे पहले देखेंगे 336 करोड़ की, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर 257 करोड़ की सेल देखने को मिली है। तो एनएसडीएल अच्छी सेल कर रहा है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर सेल की बात करूँ तो पिछले साल अगर आप एनएसडीएल की सेल की बात करें तो यहाँ पर मुझे 1365 करोड़ की आई सेल देखने को मिली थी। वहीं अगर मैं सीडीएसएल की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर 812 करोड़ की सेल देखने को मिली थी। तो एनएसडीएल अच्छा काम करता है, और ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि एनएसडीएल एक बड़ी डिपॉजिटरी है एज कम्पेयर टू सीडीएसएल। अब ये सारी बातें तो हो गई।
कि सीडीएसएल का करंट स्टॉक क्या कर रहा है, करंट फाइनेंशियल क्या है, टेक्निकल क्या रहा है, लेकिन अब मेजर प्रॉब्लम क्या है स्टॉक में? देखिए, प्रॉब्लम एक तो यही है कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली गिरता रहता है, अगर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली गिरता रहेगा तो उसके केस में कहीं ना तो कहीं एक टर्नओवर, जो लोगों का स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान होगा वो कम होगा। उसके कारण से जो इसका प्रॉफिट शेयर, जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन फीस मिलती है, या जो अकाउंट मेंटेन करने के लिए या जो आपसे पैसे चार्ज करता है वो कम लेगा, क्यों? उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्टॉक, क्योंकि टर्नओवर गिर गया, टर्नओवर गिर गया तो आप लोग कम आएंगे, उसमें कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली इसको गिर जाएगा। सरकार की तरफ से या सेबी की तरफ से कोई नया नियम आ जाता है, ट्रांजैक्शन चार्ज को कम कर देती है, सेबी बोल देती है, तो उसके केस में भी यहाँ पर इसको एक बढ़िया चैलेंज देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिस्टम हैक हो जाता है या कुछ हो जाता है, देखिए ऑल दो हैक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या कोई डेटा ब्रीच हो जाता है, साइबर अटैक फिर भी हो जाता है, तो उसके केस में लोगों का यहाँ पर विश्वास कम हो जाएगा, तो वो भी इसके लिए पेन पॉइंट है। लास्ट पेन पॉइंट की मैं बात करूँ तो एनएसडीएल है। जैसे उसका आईपीओ आ जाएगा तो उसके बाद इसको यहाँ पर कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि बहुत खतरनाक मुकाबला इसको देखने को मिल सकता है। ऑल दो हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप अनलिस्टेड शेयर देखें तो यहाँ पर लगभग 1145 के भाव पर ये चल रहा है। वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।